नमस्कार। उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आपके लिए मैं भारत शासन अधिनियम 1935 की क्लास से एक अलग से लेके आऊँगा। सोच तो ये भी थी कि क्यों ना भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ाने से पहले भारत शासन अधिनियम 1909 1919 दोनों पढ़ा दिया जाए। लेकिन अपन पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में ये स्रोतों में है, इसलिए मैंने इतिहास के साथ साथ है कि इतिहास भी हो जाएगा और पॉलिटी का स्रोत भी हो जाएंगे। इसके साथ ये क्लास मैंने बनाई है, तो इस हिसाब से ये क्लास मैंने बनाई है। नहीं तो भारत शासन अधिनियम 1935 इतिहास विषय में पढ़ाने वाला था। जब भारत के अधिनियम एक साथ पढ़ा था 1783 से लेकर 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 तक, भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक सभी एक साथ पढ़ा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी एक अलग क्लास जो अपन ने कही है वो लेके आ जाए, और जिससे फर्स्ट ग्रेड में ये टॉपिक अभी जोड़ा है नया, उसके साथ सेकंड ग्रेड और अन्य तैयारी करने वाले इनमें से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो भारत शासन अधिनियम क्या है, क्यों है, कहां से पास हुआ? तो भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद से ये पास होता है। 1919 के बाद भारत में व्यापक रूप से जो आंदोलन हुए और गांधी जी का इनमें महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो उन सभी से अंग्रेज इतने घबरा गए कि भारत में एक व्यापक रूप से सुधार करना चाहते थे। तो उन्होंने भारत शासन अधिनियम 1935, तो ये मान लो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान है, भारत का छोटा संविधान है, यानी कि सबसे ज्यादा जिस का प्रभाव भारतीय संविधान में है वो ये इंग्लैंड द्वारा यानी ब्रिटेन द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 का ही है। और इस शासन अधिनियम में पढ़ने से पहले कि इसका आधार क्या रहा होगा, कि क्यों अंग्रेजों ने ये शासन भारत पे लेके आए, तो इसमें से सबसे पहले तो साइमन कमीशन रिपोर्ट आई थी 1927-28 में। उससे पहले नेहरू रिपोर्ट, बर्कनहेड की चुनौती पर मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। पूना पैक्ट और तीनों गोलमेज सम्मेलन, इन सभी को आधार बनाते हुए ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया। और भारत शासन अधिनियम 1935 में विशेष बात यह रही कि प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर दिया गया। अपन पढ़ेंगे तो इन तीनों स्तरों के अनुसार ही पढ़ेंगे। एक तो ब्रिटेन में भारत के लिए क्या परिवर्तन हुए, वहां पर भारत के लिए क्या परिवर्तन हुए। दूसरी एक केंद्रीय स्तर पर, भारत के केंद्रीय स्तर पर भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए। और तीसरा अपन पढ़ेंगे प्रांतीय स्तर पर भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए इस अधिनियम से। तो सबसे बड़ा है कि प्रांतों में, इसमें पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैत शासन कब जोड़ा गया? 1919 में जोड़ा गया और 1935 में प्रांतों में द्वैत शासन हटा लिया गया। तो इस तरह से अपन इसको पढ़ेंगे। और किस आधार पे जो भारत शासन अधिनियम 1935 से किया गया, तो आधार मैंने इसे बता दिया भी कि साइमन कमीशन रिपोर्ट थी, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट थी, गांधी जी का राष्ट्रीय व्यापक क्रांतियों का दौर था उस समय, तो उनका प्रभाव था। उन्हें भीमराव अम्बेडकर के साथ जो उन्होंने पुनः पैक्ट किया था कि दलितों के लिए आरक्षण के अंदर ही आरक्षण, दलितों के लिए अलग से आरक्षण नहीं दिया जाएगा, वो। और साइमन कमीशन रिपोर्ट, उसमें भी यही कहा था कि प्रांतों में जो द्वैत शासन है उसका अंत कर दिया जाए।
प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर दिया है और प्रांतों में स्वायत्त शासन यानी कि स्वयं का शासन वो रखा जाएगा। तो अपन पढ़ते हैं अभी भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 इसमें 321 अनुच्छेद है। इतना बड़ा है कि 321 अनुच्छेद है और इसके 14 भाग हैं। कितने भाग हैं? 14 भाग हैं और 10 अनुसूचियां हैं। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या है? 321 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 321 अनुच्छेद है, जबकि 14 भाग है। कितने भाग है? 14 भाग है और 10 अनुसूचियां हैं। और इसको पढ़ने की दृष्टि से मैंने, ऐसे नहीं कि इंग्लैंड वालों ने, मैंने इसको पढ़ने की दृष्टि से 3 भागों में कि आपको सरल रूप से समझ में आ जाएगा। इंग्लैंड में क्या क्या परिवर्तन हुए, ब्रिटेन में, वहां पर भारतीय सचिव बैठते थे, उनकी सलाहकार परिषदें बैठती थी या उनके सदस्य, उन सचिवों के सदस्य थे, उनका वेतन भत्ता भी भारत के द्वारा दिया जाता था। तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए वहां की ब्रिटेन में। और दूसरा है भारत में केंद्रीय स्तर पर क्या क्या परिवर्तन हुए, भारत के केंद्रीय स्तर पर, भारत के केंद्र सरकार में क्या क्या परिवर्तन हुए। और तीसरा है प्रांतीय स्तर पर क्या क्या परिवर्तन हुए। तो पहली हेडिंग डालो, गृह सरकार यानी कि ब्रिटेन में भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए, ये आप हेडिंग डालो। 1935 से भारत शासन अधिनियम, 1935 भारत शासन अधिनियम मैंने कहा था कि पढ़ने की दृष्टि से पढ़ने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला गृह सरकार यानी कि ब्रिटेन में जो भारत सचिव बैठता था, भाई ब्रिटेन में ही बैठता था, तो वहां पर भारत के लिए क्या परिवर्तन किए। दूसरा केंद्रीय स्तर पर यानी कि भारत में जो केंद्रीय स्तर है ब्रिटेन अंग्रेजों का, वहां पर क्या परिवर्तन किए। और भारत में देशी रियासतें या प्रांतों में, ब्रिटिश प्रांतों में क्या क्या परिवर्तन किए गए। तीसरा स्तर वो है। तो पहला स्तर है, मैंने बोला कि पढ़ने की दृष्टि से ये उस अधिनियम में नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको समझने की दृष्टि से एक साथ ये पॉइंट लिखोगे आप तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो मैंने इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया कि आपको समझ में आ जाए, कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि भारत सचिव का पद कहाँ रहता था। भारत सचिव का पद ब्रिटेन में रहता था, जो भारत के सबसे बड़ा पद था। भारतीय इंग्लैंड में भारत का सबसे बड़ा पद था। ये संसद में भी भारत की आवाज उठाता था। भारत के परिवर्तन करने के लिए, अधिनियम बनाने के लिए ये आवाज उठाता। तो भारत सचिव का पद अब, क्योंकि भारत को बर्मा से, भारत शासन अधिनियम 1935 से अलग कर दिया गया, भारत को बर्मा से, भारत शासन अधिनियम 1935 से अलग कर दिया गया और बर्मा में, बर्मा और अदन इन दोनों की का भी भारत सचिव था, उसको अब भारत सचिव न कहकर भारत और बर्मा का सचिव कहने लगे। ये परिवर्तन हो गए। तो ये मान लो आप, ये ज्यादा नॉर्मल है, वैसे आपको याद रखना नहीं। और ऊपर से जो सलाहकार परिषद थी, सलाहकार परिषद थी किसकी? भारत सचिव की। किसकी? भारत सचिव की जो सलाहकार परिषद थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो उस सलाहकार समिति, भारत परिषद के स्थान पर सलाहकार नियुक्त कर दिए गए कि भैया आपको सलाह देंगे। सचिव को बोले कि आपको सलाह देंगे, आप माने या ना माने। और पहले क्या थी, परिषद है, उस परिषद के निर्णय होता था, उस निर्णय के आधार पे, और सबसे बड़ा निर्णय तो भारत सचिव का ही होता था। वैसे ब्रिटेन जो संसद जो पारित करती थी वो भारतीयों को मानना पड़ता था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत सचिव को भारत या बर्मा का सचिव कहने लगे, क्योंकि बर्मा को भारत से अलग कर दिया, उनके लिए अलग कानून बनाने लगे। लेकिन सचिव एक ही बैठता था, भारत और बर्मा का दोनों का सचिव एक ही कर दिया। तो भारतीय सचिव को अब भारतीय सचिव नहीं कहकर भारत और बर्मा का सचिव कहने लगे। और वहां पर जो भारत परिषद बनाई गई थी उनको समाप्त कर भारत और बर्मा के लिए अच्छे कानून निर्माण के लिए उनके 6 सलाहकार नियुक्त कर दिए गए। कितने सलाहकार? 6 सलाहकार नियुक्त कर दिए थे, जो भारतीय और बर्मा के
चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए या अच्छे लोगों के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक उत्थान के लिए सलाह देते थे। तो ये पहले इसमें गृह सरकार में यानी कि ब्रिटेन में बाहर सचिव को, मान लो आप बाहर सचिव को भारत और बर्मा का सचिव करने लगा। सबसे मोटा प्रसंग 1935 अधिनियम का यही है। फिर अपन देखते हैं केंद्र सरकार में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो केंद्र सरकार में क्या क्या परिवर्तन, इसमें जो दूसरा है कि केंद्रीय स्तर पर 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत क्या क्या परिवर्तन हुए। तो उन्होंने कहा कि भारतीय संघ की एक स्थापना की जाएगी और इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत प्लस देशी राज्यों को मिलाकर, देशी राज्यों को मिलाकर यानी कि इन्होंने कहा कि भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। और भारतीय संघ की स्थापना किन को मिला के की जाएगी? एक तो ब्रिटिश भारतीय जो प्रांत हैं जो सीधे सीधे ब्रिटेन के अंडर में हैं उनको, और इनका मिलना कर दिया अनिवार्य। इनका मिलना क्या कर दिया? अनिवार्य। ये तो अनिवार्य रूप से मिलेंगे, इसके अंदर अनिवार्य रूप से मिलेंगे भारतीय संघ के अंदर। एक भारतीय संघ की स्थापना साइमन कमीशन ने भी कहा था, नेहरू रिपोर्ट ने भी कहा था कि भारतीय संघ की स्थापना की जाए, समस्त भारत को एक बैनर तले एक साथ लेके आए, संगठन भारत बनाए, संगठित भारत बनाए। तो इन्होंने भी भारत शासन अधिनियम 1935 में कहा कि एक भारतीय संघ की स्थापना की जाए, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को मिलाकर और देशी रियासतों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर भारतीय संघ की स्थापना की जाए। लेकिन देशी रियासतों को कहा कि इनकी अनिवार्यता नहीं है, ये चाहे तो मिल सकती है, इनकी इच्छा पर छोड़ दिया इनको। और किसी राजा को आपने इच्छा पर छोड़ दिया तो वो अपना शासन देगा क्या किसी को? आपके इच्छा पर छोड़ दिया, आप अपनी गद्दी किसी को सौंपेंगे तो मरते दम तक नहीं सौंपे कोई भी। तो राजाओं की इच्छा पे ये छोड़ दिया कि भारत संघ की स्थापना की जाएगी, तो क्या हुआ? राजा नहीं माने, तो जो भारत संघ की स्थापना की बात थी भारत शासन अधिनियम 1935 में, यह अधूरी रह गई। अधूरी इसलिए रह गई कि ब्रिटिश प्रांत तो सभी को मिलना अनिवार्य कर दिया, लेकिन जो देशी रियासतें थी इनमें भी ये कह देते कि छोटी छोटी देशी रियासतें मिलेंगी, तो हो सकता था कि क्या पता मिल जाए और भारत संघ की स्थापना उस समय हो जाती। लेकिन क्या हुआ कि कहा गया कि देशी जो भी रियासतें हैं वो सभी अपनी इच्छाओं पर हैं कि वो मिलना चाहें कि नहीं मिलना चाहिए। तो देशी रियासतों ने इसमें मिलने की कोई इच्छा नहीं मिली। तो अंग्रेजों द्वारा जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये भारत संघ की एक स्थापना की जाए, केंद्रीय स्तर पर पूरी एक भारतीय संघ की स्थापना की जाए, वह अधूरी रह गई। दूसरा, प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया। ये जो द्विसंविधानात्मक है ये केंद्र में लागू कर दिया, न कि पहले प्रांतों में था। प्रांतों को स्वायत्तता यानी उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए कहा गया। कौन से प्रांतों को? ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को। कौन से प्रांतों को? ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को। और राजस्थान में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राजस्थान में उस समय देशी रियासतें थी, रियासतों राजाओं का शासन था, न कि अंग्रेज सीधा शासन करते थे। तो जहां पर ब्रिटिश प्रांत थे, अंग्रेज सीधा शासन करते थे, वहां पर जो द्वैत शासन था उसका अंत कर दिया गया और ये केंद्र में लागू कर दिया गया। और केंद्र में लागू करने पे केंद्रीय विधान परिषद मान लीजिए द्विसदनात्मक थी, दो सदन थे उसमें, एक थे उच्च सदन, एक थे निम्न सदन। एक तो उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन को राज्य परिषद कहा जाता था और निम्न सदन को संघीय सदन कहा जाता था। उच्च सदन को क्या कहा जाता था? राज्य परिषद, और निम्न सदन को संघीय परिषद। और उच्च सदन में, राज्य सदन में 2 से 60 सदस्य थे। राज्य सदन में कितने सदस्य थे? 2 से 60 सदस्य थे। 156 सदस्य वो थे जो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से आए थे। 156 सदस्य कौन थे? किसमें? राज्य परिषद में। किसमें? राज्य परिषद में। कितने सदस्य? 156। टोटल 2 से 60 सदस्य, उसमें से 156 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से थे। और ये कौन से थे?
ये निर्वाचित होकर आते थे चुनावों के द्वारा। ये था निर्वाचित होकर आते थे। ये क्या होके आते थे? निर्वाचित होके आते थे। कौन? ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से जो भी आए वो निर्वाचित होकर आए 156 सदस्य। जबकि 104 सदस्य, कितने सदस्य? 104 सदस्य देशी रियासतों से, और देशी रियासतों में राजा थे तो वो क्या करते थे? मनोनीत करते थे। क्या करते थे? मनोनीत करते थे। क्या करते थे? मनोनीत करके भेजते थे। अपनी इच्छा के अनुसार वो जिनको भेजना चाहते थे उनको भेज देते थे। तो उच्च सदन यानी कि राज्य परिषद में 260 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 260 सदस्य थे। और उन 260 सदस्यों में से 156 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से आए और 104 देशी रियासतों से। दूसरा सदन है निम्न सदन यानी कि संघीय सभा, जिसको बोलते थे संघीय सभा। उसमें से 375 सदस्य थे। उसमें कितने थे? 375 सदस्य थे। 260 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, 260 कहां से? ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से जो निर्वाचित होते थे 250 सदस्य। 125 थे देशी रियासतों से जो क्या थे? मनोनीत सदस्य थे। क्या थे? मनोनीत सदस्य थे। ठीक है, तो इसमें आगे और क्या है अपन पढ़ते हैं अभी। इसमें और भी यानी कि विषयों का हस्तांतरण कर दिया गया और तीनों प्रकार के विषयों का विषय दिए गए। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। विषयों का हस्तांतरण विषय, अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास रहेगी। ये सभी प्रावधान भारत शासन अधिनियम के तहत किए गए थे। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत तो अंग्रेजों ने जो प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली थी उनको हटाकर केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली कर दी। और पहली बार जो विषय दिए गए थे उन विषय में स्पष्ट रूप से, इस बार स्पष्ट रूप से इन विषयों का स्पष्ट रूप से विभाजन कर दिया कि ये विषय संघ सूची में आएंगे, इतने विषय राज्य सूची में आएंगे और इतने विषय समवर्ती सूची में। राज्य और संघ केंद्र दोनों ही इस पे नियम बना सकते हैं। और उस समय यानी कि कोई अवशिष्ट यानी कि बचा हुआ विषय जो उस समय उत्पन्न हुआ है ऐसा विषय और उनके ऊपर कोई कानून बनाना है तो वो वायसराय के ऊपर छोड़ दिया। वो वायसराय के ऊपर छोड़ दिया कि आप इस पे कानून बना सकते हो। तो दो इसमें बातें आ गई कि एक बातें तो आ गई कि विषयों का जो स्पष्ट विभाजन है वो आज भी है। भारत शासन अधिनियम ज्यादातर अपनाया गया है। तो विषयों का जो स्पष्ट विभाजन है वो आज भी है और अवशिष्ट विषय आज भी केंद्र के पास है, केंद्र सरकार के पास है। तो भारत शासन अधिनियम ने भारतीय संविधान को बहुत कुछ दिया। ये ध्यान रखना है कि भारत शासन अधिनियम इसीलिए भारतीय संविधान के लिए महत्वपूर्ण है कि इसमें बहुत सारे अनुच्छेद यूं के यूं ही अपनाए गए हैं, छोटा सा परिवर्तन करके यूं के यूं ही अपनाए गए हैं। तो इसमें पहला है विषयों का जो विभाजन था वो स्पष्ट रूप से कर दिया गया। संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय। और जबकि अवशिष्ट जो विषय हैं वो वायसराय को दिए गए। जो अवशिष्ट विषय हैं वो किसको दिए गए? वायसराय को दिए गए। दूसरे हैं प्रांतों से द्वैध शासन। किससे? प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र यानी कि 1935 का अधिनियम की महत्वपूर्ण जो बात है वो यही है कि प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसका अंत कर दिया गया और उसको केंद्र में लागू कर दिया गया। उसमें को केंद्र में लागू कर दिया गया। ये महत्वपूर्ण बात है, ये चीज महत्वपूर्ण है। कौन? किसके लिए? भारत शासन अधिनियम 1935 में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया। और जो उनके विषय थे, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, वो भी स्पष्ट रूप से दो भागों में बांट दिए गए। जो संघ के विषय थे, केंद्र के जो आरक्षित और दूसरे विषय थे, हस्तांतरित विषय थे, उन दोनों को स्पष्ट रूप से बांट दिया और स्पष्ट रूप से नियम बनाने के लिए छोड़ दिया। तो प्रांतों में द्वैध शासन का अंत और केंद्र में द्वैध शासन, यानी कि द्वैध शासन मतलब इससे पहले द्विसदनात्मक पढ़ी थी अपन ने, वो पहले प्रांतों में थी। और विषय निर्वाचित और जो विषय हैं, आरक्षित विषय हस्तांतरित, ये प्रांतों में दिया गया और प्रांतों में ही पे नियम बनाने के कहा गया है। लेकिन अब ये नियम केंद्र को दे दिए गए।
सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक के पंचायत या सांप्रदायिक निर्वाचन किसे कहते हैं कि सांप्रदायिक के मतलब ये है कि भारत को धर्म के आधार पर, भारत को धर्म के आधार पर अलग से चुनाव लड़ने के लिए और वोट देने के लिए भी उनको ये अधिकार दिया गया। वोट भी उन्हीं समुदाय को दिया गया जिस समुदाय का खड़ा कर दिया। तो ये है सांप्रदायिक निर्वाचन। तो भारत में सिख, ईसाई और मुस्लिम, सिख, ईसाई और मुस्लिम, इन सभी को सांप्रदायिक निर्वाचन जो आरक्षित सीटें थी उनमें बढ़ोतरी की गई, उनमें बढ़ोतरी की गई। किसमें? सांप्रदायिक निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कि धर्म के आधार पर, किसके आधार पर? धर्म के आधार पर निर्वाचन दिया गया। और उनके जो सीटें थी उनमें आरक्षित जो सीटें थी कि मुस्लिम 10 वोटों पे लड़ेंगे, 10 सीटों पे लड़ेंगे, वहां पर मुस्लिम ही वोट करेंगी, ऐसा प्रावधान भी था। तो सांप्रदायिक निर्वाचन के तहत जो सीटें दी गई थी उनको थोड़ी बढ़ा दी गई। और अंग्रेजों ने देखा कि भारतीय लोग धर्म के आधार पर ही नहीं लड़ते हैं, भारतीय लोग जाति के आधार पर लड़ते हैं। किसके आधार पर? जाति के आधार पर भी लड़ते हैं। तो क्यों ना इनको जाति के आधार पर लड़ा दिया जाए। तो उन्होंने दलितों को, यानी कि दलित थे, उनको क्या दिया गया? पहली बार संयुक्त निर्वाचन प्रणाली कि हिंदू धर्म में ही उनको अलग से आरक्षण दिया गया। हिंदू धर्म में की जो सीटें थी उनके लिए, दलितों के लिए सीटें आरक्षित की गई, जो आज भी है। आप देखते हो ये विधानसभा क्षेत्र, इसमें एससी का ही कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। जहां एससी बाहुल्य होता है या मुस्लिम बाहुल्य होता है, वो सीटें आरक्षित दी जाती हैं, है ना। तो ये भारत शासन अधिनियम में केंद्रीय स्तर पर परिवर्तन थी कि भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। भारतीय संघ की स्थापना ब्रिटिश प्रांतों से और किससे की जाएगी? देशी रियासतों की जाएगी। लेकिन इसमें कहा गया कि ब्रिटिश प्रांतों का तो मिलना अनिवार्य है, लेकिन भारतीय जो देशी रियासतें हैं उनको इनकी इच्छा पर छोड़ दिया, इसलिए भारतीय संघ की स्थापना नहीं हुई। दूसरा, द्विसदनात्मक व्यवस्था की जाएगी। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की जाएगी, उच्च सदन और निम्न सदन के रूप में। और विषयों का स्पष्ट रूप से बंटवारा किया जाएगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। और जो अवशिष्ट विषय बचेंगे वो वायसराय के पास रहेंगे। और प्रांतों से द्वैध शासन का अंत करके केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन लागू कर दिया गया। और जो विषय थे उनका स्पष्ट निर्धारण कर दिया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय का। और इसमें सांप्रदायिक, धर्म के आधार पर जो सांप्रदायिक निर्वाचन है और उनके धर्म पर जो निर्धारित सीटें थी, उन आरक्षित सीटों को और बढ़ा दिया गया, उनमें बढ़ोतरी की गई। और अंग्रेजों ने देखा कि भारतीय लोग सिर्फ धर्म के आधार पर ही नहीं, जाति के आधार पर भी लड़ते हैं। तो इसलिए उन्होंने पहली बार दलित समुदाय को संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत सीटें आरक्षित की गई। ठीक है, आप एक बार लिखिए, ये है केंद्रीय स्तर पर। और अगला बचा है प्रांतीय स्तर पर, तो वो करते हैं, उसके बाद खत्म, भारत शासन अधिनियम आपका खत्म हो जाता है। ये लिखिए एक बार। प्रांतों में तीसरा है, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन का देंगे। मैंने पढ़ने की दृष्टि से अलग अलग लिखे हैं, जबकि अधिनियम में अलग अलग नहीं है। मैंने इनको पढ़ने की आपकी सहूलियत के हिसाब से। तो प्रांतों में जो पहले ही बता दिया था, केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन की स्थापना कर दी भारत शासन अधिनियम में। तो प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। और प्रांतों में द्वैध शासन का अंत करके कहा गया कि प्रांतों में क्या किया जाए? स्वायत्त संस्था, स्वायत्त यानी कि स्वायत्त, यहाँ उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की जाए, उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की जाए, यहाँ के लोगों द्वारा शासन चलाया जाए। प्रजामंडल और उनका भारतीयों ने भी, राजस्थान में भी कोशिश की गई, लेकिन राजस्थान में यह नियम पारित नहीं हुआ या यह नियम लागू नहीं हुआ, क्योंकि भारत ब्रिटिश प्रांत के हिस्सा नहीं थे। राजस्थान ब्रिटिश
प्रांतों का ऐसा नहीं थे। क्यों नहीं थे? कि भारत देशी रियासत थे, यहाँ पे राजाओं का शासन था, इसलिए राजस्थान में उत्तरदायी शासन की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर उत्तरदायी शासनों की स्थापना होने लगी थी प्रजामंडलों के द्वारा। पहले से ही प्रयास, कई राजाओं ने प्रयास किए या कई नेताओं ने प्रयास करने प्रारंभ कर दिए थे राजस्थान में। लेकिन ये भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतों से द्वैध शासन का अंत करके केंद्र में चला गया और यहाँ पर प्रांतों को कहा गया कि आप उत्तरदायी शासन की स्थापना कीजिए ब्रिटिश प्रांतों में। लेकिन राजस्थान में ये व्यापक रूप से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि राजस्थान एक देशी रियासत थी, क्योंकि यहाँ पे राजाओं का राज था, न कि ब्रिटिश का सीधा राज था। दूसरी चीज, जो प्रांतीय विधान परिषदें थी, उनके जो संख्या थी सदस्यों की, उनमें व्यापक बढ़ोतरियां की गई, उनमें बहुत सारी बढ़ोतरियां की गई, बहुत ज्यादा सदस्य होने लग गए। तो ये तीनों आपको भारत शासन अधिनियम अभी खत्म हो जाता है। ये तीनों, एक तो केंद्रीय स्तर पर, एक राज्य स्तर पर, ये तो भारत में, और एक ब्रिटेन में, यानी कि वहां पर क्या किया गया। तीन चीजें इसमें महत्वपूर्ण याद रखनी है कि ये क्यों किया गया। कभी प्रश्न पूछ लिया गया कि भारत शासन अधिनियम में व्यापक और विस्तृत रूप भारत में क्यों किया गया, तो क्यों इसका आधार है। इसके आधार ये हैं कि साइमन कमीशन रिपोर्ट में भी ये कहा गया है भारत शासन की स्थापना कीजिए और प्रांतों से द्वैध शासन का अंत कर दिए। नेहरू रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि भारत संघ की एक स्थापना कीजिए और प्रांतों से द्वैध शासन की स्थापना कीजिए, भारतीयों को मूल कर अधिकार दिए जाए, राजनीतिक भविष्य तय किया जाए, ये नेहरू रिपोर्ट में। उसके बाद तीनों गोलमेज सम्मेलन में भी यही बातें हुई। सांप्रदायिक जो निर्वाचन है उसको हटा दिया जाए, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने सांप्रदायिक निर्वाचन को इस भारत शासन अधिनियम में नहीं हटाया था। और इस भारत शासन अधिनियम के तहत कुछ ऐसे कथन हैं जो मैं बोल रहा हूं, आप लिख लेना कि भारत शासन अधिनियम 1935 एक ऐसी कार है जिसके क्या नहीं है, ब्रेक तो हैं, लेकिन ब्रेक क्या है, फेल है। यानी कि जो अपने को दी गई कार है भारत शासन अधिनियम, इसके ब्रेक तो दिए हैं अपने को, लेकिन ब्रेक फेल है। ये किसने कहा? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। कि कभी कभी कोटेशन पूछ लिया जाता है, इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है। ये कथन किसने कहा भारत शासन अधिनियम के तहत कि 1935 अधिनियम जो अपने को दिया है, ये एक कार है, उसके क्या है, ब्रेक है, लेकिन ब्रेक फेल है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। और अविश्वास का प्रतीक किसने कहा भारत शासन अधिनियम को? ये वहां के जो प्रधानमंत्री बने बाद में, क्लेमेंट एटली, उन्होंने कहा क्या, अविश्वास का प्रतीक, यानी कि अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति जो अविश्वास है उसका प्रतीक है भारत शासन अधिनियम 1935। ये क्लेमेंट एटली ने कहा। ये द्वैध शासन से भी बुरा है, ये द्वैध शासन से भी बुरा है भारत शासन अधिनियम 1935। ये किसने कहा? ये कहा सी राजगोपालाचार्य ने। ये किसने कहा? सी राजगोपालाचार्य ने। और ये दास्ता का घोषणा पत्र है कि भारतीय हमेशा गुलाम रहेंगे। हमारे सांप्रदायिक पहचान भी दिया, ये दास्ता का गुलाम है भारत शासन अधिनियम 1935। ये भी कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दो कोटेशन मैंने जैसे बता दिया, एक तो कार दी गई है जिसके ब्रेक हैं लेकिन ब्रेक फेल है, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दास्ता का प्रतीक है, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और अविश्वास का प्रतीक है क्लेमेंट एटली। और द्वैध शासन से भी बुरा है सी राजगोपालाचार्य। ये पूर्णतः सड़ा हुआ अधिनियम है, ये है पूर्णतः सड़ा हुआ अधिनियम है, यानी कि भारत शासन अधिनियम पूर्णतः सड़ा हुआ है। ये किसने कहा? ये कहा मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने कहा? मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ये भारत शासन अधिनियम मैंने अलग से पढ़ा दिया संविधान के स्रोतों में। अभी अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, इसके बाद हो सकता है अगली क्लास में तो पूरी प्रस्तावना के विषय में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये दोनों अपन पढ़ेंगे प्रस्तावना के साथ। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। तो क्लास यदि आपको अच्छी लगती है तो बढ़िया कमेंट कीजिए।
यदि क्लास में कुछ सुधार करना है तो भी आप मेरे को कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि सर ये सुधार करना है। और क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।